NIA, उन्होंने उसको वापस वो लाए हैं ऑन थर्सडे, ब्रॉड बैक। Osama bin Laden was in Pakistan and he was killed on your territory. But I would ask you, when you criticize us, and I'm sure it will continue in the future, think about the issue of double standards. Which standards you apply to your country? कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इजराइल के साथ पंगा ले ले। इजरायली राजदूत ने ऐसा पलटवार किया कि पाकिस्तान की बोलती बंद हो गई। And when bin Laden was eliminated in Pakistan, भारत और नेतन्याहू, नरेंद्र मोदी तो मेरे ख्याल से बिल्कुल वो बिछड़े हुए भाई लगते हैं। इजरायली राजदूत की तरफ से ये कहा गया कि जब पाकिस्तान में बिन लादेन का सफाया हुआ तो सवाल नहीं पूछा गया कि विदेशी धरती पर आतंकियों को क्यों निशाना बनाया गया। सवाल यह था कि आतंकियों को पनाह क्यों दी गई। और डॉक्टर जयशंकर ने बड़ी सख्त एक ट्वीट की है पाकिस्तान के हवाले से। जारी बात है क्योंकि इंडिया का मौकफ ही ये है कि पाकिस्तान जो है उसने नॉन स्टेट एक्टर्स जिसमें लश्कर तैयबा जैसे जो मिलिटेंट्स हैं उनको भेजा। कंडेम करेंगे, रोना धोना करेंगे, मीटिंग्स करेंगे, मगर इसके अलावा कोई काउंटर एक्शन तो नहीं ले सकते ना। 9/11 हमलों के 24 साल मुकम्मल होने के बाद उसमें तो उन्होंने गो के दो मरतबा पाकिस्तान का भी जिक्र किया और ओसामा बिन लादेन के लिए अगर अमेरिका पाकिस्तान के अंदर आ सकता है तो हम क्यों नहीं आ सकते कतर में। और ये ना सोचे कि मेरी बारी नहीं आएगी, मैं अंदर से मिला हुआ हूँ, सबकी बारी आनी है इनमें से। नेतन्याहू ने कहा कि जहां भी उन्हें पता लगा, उनके एक वीडियो बड़ा वायरल है, वीडियो क्लिप, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी हम हर जगह पे अटैक करेंगे जहां हमें लगा कि हमास के लोग हैं। तो उस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि नेवर फॉरगेट नेवर फॉरगिव। इसका मतलब यह है कि हम आपको भूले नहीं हैं, हम आपको भूले नहींगे और हम ना आपको माफ करेंगे। होना वाना कुछ नहीं, जाहिर है इसराइल से नहीं लड़ सकते ये। और इस सिलसिले में पाकिस्तान किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान कोई खास किरदार नहीं अदा कर सकता। और ये तब कहा जाता है जब आपकी टांगें खौफ से कांप रही हो। तुम्हारे इकट्ठे होते होते तक अगलों ने तुम्हें ठोक के तुन के रख दिया। 6 मुल्कों के ऊपर 3, हम एक कतर करो। अरे भाई साहब, जुर्रत नहीं है इनकी। नमस्कार दोस्तों, देखिए अब ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में इजराइल और पाकिस्तान अब खुल के आमने सामने आने वाला है। मैं सिर्फ वॉर की बात नहीं कर रहा, डिप्लोमेटिक जो सिचुएशन होती है वहां पर भी यही होने वाला है। अब तक क्या था कि पाकिस्तान अपने मीडिया में या फिर कहे कि इंटरनेशनली भी इजराइल का नाम बहुत लिया करता था, लेकिन इजराइल उतना कोई खास इंपॉर्टेंस देता नहीं था पाकिस्तान को। लेकिन जब से ये सऊदी और पाकिस्तान का जो एक पैक्ट हुआ है, सिक्योरिटी पैक्ट हुआ है, उससे अब ऐसा लग रहा है कि अगर आने वाले दिनों में इजराइल जो है वो यूएई या फिर सऊदी पर हमला करता है, जो कि दूर दूर तक नहीं लगता है क्योंकि वो दोनों डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इजराइल की फेवर में या फिर उनसे रिलेशन अच्छे रखना चाहते हैं, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो पाकिस्तान के वेपन्स वो यूज़ कर सकते हैं, मतलब सऊदी और पाकिस्तान के वेपन्स, मतलब यहाँ पर न्यूक्लियर की भी बात हो रही है। तो इससे अब इजराइल डायरेक्टली ट्रिगर्ड हो रहा है और इस सब आप देखेंगे हर जगह पर। और ऑब्वियसली इजराइल को यहाँ पर इंडिया का भी साथ मिलेगा। मतलब ये सिक्योरिटी पैक्ट जो हुआ है ना सऊदी और पाकिस्तान के बीच में, उसमें बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान बहुत बुरा फंसने वाला है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। नेतन्याहू ने कहा कि जहां भी उन्हें पता लगा, उनके एक वीडियो बड़ा वायरल है, वीडियो क्लिप, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी हम हर जगह पे अटैक करेंगे जहां हमें लगा कि हमास के लोग हैं। क्या इस तरह से अटैक करना सही है? क्योंकि उस अपने क्लिप में जो बात वो कर रहे हैं मीडिया से या जहां भी जिससे बात कर रहे हैं, उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि वो 9/11 का जिक्र उन्होंने किया कि जिस तरह से ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने पाकिस्तान में हिट किया था, वही तरीके से वो जो है हमास के लोगों को हिट करेंगे। आपने जो सवाल उठाया है उसमें 3 एंगल है। पहली बात है, एक एंगल है कतार का, दूसरा एंगल है नेतन्याहू का कि दुनिया में कहीं पर भी वो कुछ भी करेंगे, और तीसरा एंगल है 9/11 का। पहले कतार हैंडल कर लेते। कतार के साथ अगर देखा जाए तो इजराइल के रिलेशन दिखने में ठीक है, नेगोशिएशन में बिल्कुल ठीक है, सपोर्ट है, सब कुछ है, लेकिन अपने आप में ऐसी कोई झप्पी पाने वाली बात नहीं है कि जी बिल्कुल ही अपना एक ही हो गए टाइप। और उसका रीजन बताता हूं। अगर आप देखें, आई थिंक इट वाज इन 1996 कि जब पहली बार कतार ने अपना ट्रेड रिलेशन अनऑफिशियली इजराइल के साथ शुरू किया था, और वहां से थोड़ी इंप्रूवमेंट स्टार्ट होती चली गई, लेकिन उनको वो ब्रेक करना पड़ा
आई थिंक अराउंड 2008-9 आई थिंक 2009 में कि उसको उन्होंने ब्रेक किया, क्योंकि एक कोई ऑपरेशन था जो इजराइल ने किया, कास्ट एंड या क्या बोलते हैं कास्ट लीड, ऑपरेशन कास्ट लीड, दैट वाज द ऑपरेशन विच दे डिड, और उसके वजह से उनके बीच का वो ट्रेड टोटली स्टॉप हो गया। फिर भी अगर एक मोटे तौर पर बात करना हो हमें, तो दो देशों के बीच में कैसे दिखता है कि रिलेशन ठीक है या नहीं। आपके मेरे बीच में रिलेशन क्यों नहीं ठीक है? क्योंकि आपके लोग हमारे यहाँ विजिट नहीं करते, हमारे आपके यहाँ, ऑफिशियल लेवल की बात कर रहा हूँ, आपकी और मेरी बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगर वैसे देखें 2007 हो गया, 2009 हो गया, 1996 हो गया पीछे तक, जहां विजिट्स आपस में हो रही थी इन दोनों के बीच, और काफी हद तक एक वो बोलते हैं ना, दिख रहा था कि एक दूसरे के लिए काम किया जा सकता है। एक ट्रेड को भी इंडिकेटर लेकर चलें दो देशों के बीच के रिलेशन को, आई थिंक 2012-13 में भी इजराइल से कतर तकरीबन 5 लाख यूरोस का ट्रेड होता था, और कतर से इजराइल की तरफ जो ट्रेड हो रहा था, रिटर्न ट्रेड जिसको बोलेंगे, वो तकरीबन 3.5 लाख करोड़ का वो कर रहे थे यूरोस के अंदर। सो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन एक अच्छा अमाउंट, यस देयर इज अ ट्रेड। अब आगे बात के दोनों के बीच में रिलेशन कहाँ, कैसे, क्या है क्या नहीं। हिस्टोरिकली अगर आप देखें, कतर हमेशा हमास के साथ खड़ा था, इसका प्रूफ है हमारे पास, कि चाहे आप मनी सपोर्ट, मॉनेटरी सपोर्ट बोल दीजिए, मॉरल सपोर्ट बोल लीजिए, डिप्लोमेटिक सपोर्ट बोल लीजिए, रेजिडेंशियल सपोर्ट, कि हमास के लीडर्स कतार में खुलेआम रहते थे अंडर काइंड ऑफ प्रोटेक्शन। और उससे भी बड़ी बात एक है, और क्योंकि फाइनेंसेस अपने आप में चीजों को मूव करते हैं, तकरीबन $13 मिलियन डॉलर नहीं, यूरोस का पेमेंट कतारीज करते थे हमास को लेबर के तौर पर, लेबर पेमेंट, कि आप गाजा में अपने आप को इस्टेब्लिश करिए। उससे भी एक बड़ी बात है कि कतर के जो डिप्लोमेट पैलेस्टीन में थे, उन्होंने इजराइल से परमिशन मांगी थी उन दिनों में कि आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल को गाजा में आने दीजिए। पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं ये वाले, क्योंकि ये वही कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जिससे वो पूरी अंडरग्राउंड टनल्स बनी है बाय द वे। सो हालांकि वो बात जब परमिशन मांगी गई तो हमास ने बड़ा सीन क्रिएट किया वगैरह वगैरह। ज्यादा बड़ी बात यह है कि इजराइल को कतर क्यों पसंद आया। इजराइल को कतर पसंद इसलिए आया कि 2013 में पहली बार कतर ने बोला कि इजराइल और पैलेस्टीन का मुद्दा थोड़ा सा रुक सकता है कि अगर हम अपना लैंड आपस में स्वैप कर, 1967 वाला वो जो बॉर्डर है ना, उसके ऊपर अड़े ना रहे, क्योंकि वहां पर इजराइल बोलता है मैं आगे, वो बोलता है मैं पीछे, वो आगे, ये पीछे, वो पीछे। तो बोला लैंड स्वैप कर लेते हैं, किधर पर आपको एडवांटेज है आप उधर का वाला ले लीजिए, जिधर दूसरे को एडवांटेज है वो दूसरे वाला ले। मतलब एक स्वैपिंग से कुछ बॉर्डर पर रिलीफ आ जाए। और जो इजराइल को पसंद आई थी बात कि एक मुस्लिम ब्लॉक का कतर, जिसकी अच्छी खासी स्टैंडिंग भी है मुस्लिम ब्लॉक के अंदर, वो बोल रहा है। अब ये सारी बातें, कतर का अगर दिल देखे ना, तो दिल किस में है? दिल उनका हमास में जरूर है। मतलब दे वुड नॉट लाइक टू बिट्रे कि हम अपने मुस्लिम भाइयों को छोड़ दें। मतलब हम इसमें हिंदू मुस्लिम या कोई ज्यूज मुस्लिम की बातें नहीं कर रहे, लेकिन एज अ कतर वो अपने मुस्लिम ब्लॉक के साथ खड़ा जरूर है और जम के खड़ा है। अब बात आती है कि उसने जैसे ही ये स्वैप वाली बात बोली तो इजराइल को पसंद आई। 2013 में एक और उनके बीच में हुआ, एक बहुत बड़ा ट्रिगर किया जिस इंसिडेंस ने, उसकी ये फितरत है कि मैं कहीं तक भी जाकर किसी को भी स्ट्राइक कर सकता। एंड दैट इज व्हाट मसाद इज ऑल अबाउट, शिन बेट इज ऑल अबाउट, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज इनकी चल रही। ये कहीं पर, ईरान आपके सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल कि हिंदुस्तान इसी महीने में बहुत जल्दी अग्नि 6 जो है उनका तजर्बा करने वाला है। अब अग्नि हिंदुस्तान की सीरीज है, जैसे पाकिस्तान के शाहीन 1, 2, 3 हैं या बाबर एंड गौरीवर हैं, इस तरह जो लॉन्ग रेंज मिसल्स हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसल्स जो हैं, बैलिस्टिक मिसल्स जो हैं, उसमें अग्नि 6 अभी तक हिंदुस्तान ने उसका तजर्बा नहीं किया। अग्नि जो 5th है उसकी पता नहीं 5000 किलोमीटर के करीब रेंज है। अग्नि 6 का जब तजर्बा होगा तो कहा जाता है कि इसकी 11,000 से 12,000 किलोमीटर तक इसकी रेंज होगी, और इसके लिए बहुत सा एरिया जो है उसको नोटिफाई कर दिया, जिसको नोट ऑफ द स्पॉट कहते हैं, जो 4,800 मील तक के एरिया जो है उसको नोटिफाई किया गया है उड़ीसा के साहिल से। और इसकी जो रेंज है वो अगर बन जाएगा तो वो यूनाइटेड स्टेट्स तक के नॉर्थ अमेरिका तक जो है वो मार कर सकेगा।
हैविंग सेड दिस, नरेंद्र मोदी की स्पीच का तमाम तर फोकस जो है वो सुदर्शन चक्र या डिफेंस मैटर्स पे नहीं था। उनका प्रिंसिपल फोकस इकोनॉमिक्स पे था, डेवलपमेंट पे था। उन्होंने अमेरिका का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि अपने फार्मर्स और अपने फिशरमैन और अपने ट्रेडर्स के मफाद पे किसी किस्म का हिंदुस्तान कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। हिंदुस्तान क्या, उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी की जान चली जाए, नरेंद्र मोदी कभी अपने किसानों पे, चूंकि हिंदुस्तान की आबादी उनके वोटर्स में सबसे ज्यादा किसानों की है, उन्होंने कहा किसानों के इंटरेस्ट पे किसी किस्म का समझौता जो है वो नहीं हो सकता। उन्होंने सेल्फ जो रिलायंस है उसके ऊपर बहुत जोर दिया। उन्होंने ट्रेडर्स को, ताजरों को ये कहा कि अपनी दुकानों के बाहर लगा के रख दें कि हम लिख के रखते हैं, नोटिस लगा दें कि स्वदेशी माल हम बेचेंगे, हम फॉरेन गुड्स को नहीं बेचेंगे। ये वो नारा है जो मेरा ख्याल है कांग्रेस ने 1930s में महात्मा गांधी ने लगाया था, स्वदेशी। तो वो कहेंगे अपनी ही चीजें हमने बेचनी है। उसके अलावा उन्होंने ऐलान किया कि अक्टूबर में जनरल सेल्स टैक्स जो है उसे कम किया जाएगा ताकि कंजम्पशन में इजाफा हो सके। अमेरिका का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन सारी की सारी चीजें जो हैं उनकी और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान में इस वक्त जो खींचातानी चल रही है, ये उसके नतीजे में उनके काउंटर मैयर है। और ये पैगाम भी उन्होंने दिया है, और ये अग्नि 6 का अगर एक्सपेरिमेंट भी होता है तो ये भी अमेरिका को एक पैगाम होगा, लगता तो ये देखने में। अच्छा, अब ये सुदर्शन चक्र नाम जो लिया गया है लॉर्ड विष्णु की मिथोलॉजी से, पाकिस्तान का जो अलमिया है पाकिस्तान के लोगों का, आप सबका, हम सबका, वो है यही कि हमने, और इमरान खान समेत, कि उन्होंने देखा ही नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है। ये इमरान खान का जो रेजीम चेंज ऑपरेशन है वो कोई इंटरनल थोड़ा था, उसके सारे के सारे मुहरकात जो हैं वो इंटरनल और एक्सटर्नल का कॉम्बिनेशन था। तो जितना ज्यादा दुनिया की डेवलपमेंट्स को आप बगौर देखेंगे और खुद से देखेंगे, मैं तो आपको सिर्फ स्टिमुलेट करता हूँ, बताता हूँ कि ये चीज हो रही है, उतना ज्यादा आप अपने अंदर के हालात और अपनी पॉलिटिक्स को बेहतर तौर पे समझ सकेंगे। भारत की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने अप्रूव कर दिया है एग्जीक्यूशन मॉडल, जो कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है। और वो कहते हैं कि जी हाँ, मीडियम वेट डीप पेनिट्रेशन फाइटर जेट जो है उसको अहमियत देने वाले हैं। और दिस इज रिक्वायर्ड, ये जो नई, वो जिसे कहते हैं ना, अपनी एयरफोर्स को सपोर्ट देने के लिए। आपको पता होगा कि राफेल के हवाले से, सोर्स कोड के हवाले से बात चली थी कि भारत को सोर्स कोड नहीं दिया गया। आपने सुना होगा, यू माइट हैव हर्ड दिस। अब इंडिया ये समझता है कि अगर हमें ये सोर्स कोड नहीं दिया जाता, दिस इज व्हाट दे अंडरस्टैंड, वो इस चीज़ को बात करते हैं कि वेस्ट हमारे साथ टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेगा, वेस्ट जानबूझ के हमें मुश्किल में डाल के रखेगा, सो हमें कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा। और ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, याद रखें कि अगर इंडिया अपनी इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटी बिल्ड करता है और इंडिया अपने तमाम जो डिफेंस इक्विपमेंट है लिंक करता है, आप मेरी बात समझ रहे हैं? करना क्या पड़ेगा? करना यहाँ पे सारा कुछ खुद करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि ये जो डिफेंस मिनिस्टर साहब है राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने कहा है कि हमने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को अप्रूव कर दिया है, एग्जीक्यूशन मॉडल जो है वो हो गया है, सारा कुछ हो गया है। ठीक है जी, ये जिसे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो 25 टन ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होगा, इसकी कहा जाता है कि जो इंटरनल फ्यूल टैंक है दैट विल बी 6.5 टन कैपेसिटी होगी। एडवांस स्टेल्थ फीचर होंगे, हर किस्म की नई डेवलपिंग जो टेक्नोलॉजी है वो इसके अंदर होगी, मॉडर्न वॉरफेयर के लिए तैयार होगा। कहा जा रहा है कि इनिशियल जो कॉस्ट है दैट इज 15,000 करोड़ रुपया। और ये जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है, इसका मकसद ये भी है कि जो इलेक्ट्रॉनिक पायलट पावर्ड जो है उसको बूस्ट करना बाय एआई, ताकि जो डिसीजन मेकिंग है उसको एडवांस सतह पे लेके जाए। दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट। इट मींस कि इंडिया का जो 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है वो ये फैसला करेगा, खुद भी फैसला कर सकेगा कि अगर उसको हिट करना है पाकिस्तान को या चाइनीज जेट को, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसको हेल्प करेगी एडवांस डिसीजन मेकिंग। मतलब पायलट पीछे रह सकता है, पायलट हो सकता है ना समझ पाए, लेकिन वो इसको करे। बड़ी बात है कि हिंदुस्तान ने इतनी बड़ी रकम, इतनी बड़ी दौलत, इतने ज्यादा डॉलर, $300 बिलियन होते हैं, इसीलिए आई डोंट थिंक इंडिया शुड बी टू वरीड। वो अपने डट के बैठे रहे। जब हिंदुस्तान की बात आती है और खुद मुख्तारी की बात आती है, तो नरेंद्र मोदी से बेहतर आपको इस पूरे निजाम के अंदर कोई नहीं मिलेगा। चाइना बैक्स इंडिया ऑन टैरिफ,
दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। मीनवाइल इंडिया भी अपने कार्ड शो करता दिखाई दे रहा है कि अजित डोवल फौरन ही मॉस्को के विजिट पर रवाना हो गए। वहां पहुंच के वो कुछ बंद दरवाजों में मीटिंग्स कर रहे हैं। ये अभी जितने अमेरिका टैक्सेस लगा लेना, इंडिया जो डट गया है अब इस चीज के ऊपर, इंडिया ही इसके ऊपर आगे निकलेगा। जीत हिंदुस्तान की ही हो। प्रोग्राम के बावजूद पाकिस्तानी मईशत की बहाली होकर नहीं दे रही। States. Prime Minister Narendra Modi received a phone call from the President of Brazil. The President of Brazil wants a joint statement from the BRICS Union of Nations on the Trump tariffs. ब्राजील के वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो अक्टूबर में इंडिया आ रहे हैं। मगर इंडिया की खुद मुख्तारी जो है वो बिल्कुल चाइना की तरह ही है, और ये खुद मुख्तारी का अब जो मेरे ख्याल से बेस्ट रिप्रेजेंटेशन जो दी जा रही है मोदी सरकार की तरफ से, वो ट्रम्प की जो बुलिंग टैक्टिक्स हैं और टैरिफ्स हैं उसका मुकाबला करते हैं। कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है डोनाल्ड ट्रम्प की। पाकिस्तान में डॉलर का बढ़ता हुआ बहरान। जी हां, पाकिस्तान में डॉलर की कीमत काबू में नहीं आ रही। और फिर ये भी खबरें आ रही हैं कि कुछ चीजें इवन अमेरिका खरीद रहा है। मैं ये समझता हूं कि ये एक टेम्पररी फेज है। जिस दिन यूक्रेन में सेटलमेंट होती है बिटवीन पुतिन एंड ट्रम्प, उस दिन इंडिया से प्रेशर हट जाएगा। जिस तरीके से उसने अपनी खुद मुख्तारी दिखाई है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस दिखाई है इस पूरे सिलसिले में, मरहले के अंदर, नो डाउट अबाउट इट। और यार आपकी हैसियत क्या है, औकात क्या है, आप बातें। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है, पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहा है कि भाई जिस तरीके से मोदी एज ए पीएम भारत को मिले हैं ना, अब तक की हिस्ट्री में ऐसे पीएम इंडिया को नहीं मिले। अब मैं कैसे यहाँ पर मतलब ये बात कैसे हो रही है, मैं एक और एग्जांपल यहाँ पर बताने की ट्राई करूँगा कि जब वो इंडिया पर हमला हुआ था, मुंबई हमला, तो उसके बाद इंडिया ने सोचा था, या फिर ऐसी बात है या फिर मीडिया की तरफ से बोला जा रहा था कि अब इंडिया अटैक कर देगा पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, हमने कुछ नहीं किया। चिदम्बरम की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि हाँ मैं फेवर में था वॉर की, लेकिन अमेरिका की तरफ से ये चीज़ आ गई कि भाई प्लीज़ डोंट स्टार्ट अ वॉर। जो होना था वो हो गया। और देखिए, अमेरिका कुछ भी कहे, भारत के गृह मंत्री कुछ भी कहे, मतलब चिदम्बरम की बात कर रहा हूँ, लेकिन उस समय के हमारे पीएम मनमोहन सिंह, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, क्योंकि उनका ही डिसीजन आखिरी डिसीजन होता है। और अभी की सिचुएशन देख लीजिए कि यूएस बहुत सारी चीज़ों पर हमें दबाना चाहता है, लेकिन वो हम अपने इंटरेस्ट सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। इंडिया ने अभी तक रेजिस्ट किया। अमेरिका कोशिश कर रहा था कि आप हमें डायरेक्ट एक्सेस दें, खुली एक्सेस आप हमें दें इस पूरी चीज के अंदर, कि हम आके आपको आपकी मार्केट के अंदर भी एंटर करें, आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी एंटर करें। मगर इंडिया ने अपने आप को उस तरीके से बचा के रखा और कहा कि हम आपको एडिशनल ये ड्यूटीज और टैक्सेस की इजाजत नहीं दे सकते। तो इसके बाद अब क्या होगा, जो भी आप बात कर लें, एक बात वाज़ेह है, नरेंद्र मोदी जैसा भी दुनिया के अंदर अपना पाकिस्तान से जैसे समझे या और दीगर ममालिक कैसे समझें, आप इल्जाम लगा दें नरेंद्र मोदी के ऊपर, यार उसने ये किया नहीं किया, मगर जब हिंदुस्तान की बात आती है और खुद मुख्तारी की बात आती है तो नरेंद्र मोदी से बेहतर आपको इस पूरे निजाम के अंदर कोई नहीं मिलेगा। चले सही है, इंडिया की इकोनॉमी चाइना की जितनी बड़ी नहीं है, मगर इंडिया की खुद मुख्तारी जो है वो बिल्कुल चाइना की तरह ही है। और ये खुद मुख्तारी का अब जो मेरे ख्याल से बेस्ट रिप्रेजेंटेशन जो दी जा रही है मोदी सरकार की तरफ से, वो ट्रम्प की जो बुलिंग टैक्टिक्स हैं और टैरिफ्स हैं उसका मुकाबला करते हुए। और मैं एक और बात बता दूं आपको, ये अभी जितने अमेरिका टैक्सेस लगा लेना, इंडिया जो डट गया है अब इस चीज के ऊपर, इंडिया ही इसके ऊपर आगे निकलेगा। जीत हिंदुस्तान की ही होगी इस पूरी कश्मकश के अंदर, क्योंकि इंडिया की जो मार्केट है, आप 1.5 अरब लोगों की मार्केट है, उसको अमेरिका इतनी आसानी से हिला नहीं सकता, गिरा नहीं सकता। हाँ सही है, अमेरिकन कंपनीज हैं, उनको एक्सेस भी चाहिए, मगर हिंदुस्तान जो कर रहा है अभी, जिस तरीके से उसने अपनी खुद मुख्तारी दिखाई है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस दिखाई है इस पूरे सिलसिले में, मरहले के अंदर, नो डाउट अबाउट इट। तो मैं ये सोच रहा था कि चाइना के बारे में क्या करेंगे फिर वो।
क्योंकि चाइना सबसे बड़ा खरीदार है रशियन पेट्रोलियम का, क्रूड ऑयल का। तो उनका जो है वो 60 अरब का तकरीबन वो खरीदते हैं, 60 अरब से भी ज्यादा का क्रूड ऑयल रशिया से। और इंडिया जो खरीदता है वो कोई 48 बिलियन डॉलर्स का है, और ईयू जो है यूरोपियन यूनियन वो 10 अरब 10 बिलियन डॉलर्स का खरीदते हैं। तो क्या फिर रशिया चाइना पे भी उसी तरह से वो रिएक्ट करेंगे, ईयू पे भी उसी तरह करेंगे? और फिर ये भी खबरें आ रही हैं कि कुछ चीजें इवन अमेरिका खरीद रहा है, जो इंडिया की जो स्टेटमेंट थी 2 दिन पहले की। तो प्रेसिडेंट से जब पूछा गया, प्रेसिडेंट ट्रंप से, तो उसने कहा मुझे नहीं पता कि हम ये चीजें यूरेनियम और ये ले रहे हैं रशिया से। तो इसका मतलब यह है कि ही हैज नॉट डन हिज होमवर्क प्रॉपरली। तो और चूंकि उनकी तबीयत ऐसी है डिक्टेटोरियल, तो शायद उनका स्टाफ भी जुर्रत नहीं करता उनको समझाने की, उनको करेक्ट करने की। तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स का तो ये फायदा होता है कि वो अपने स्टाफ की बात सुनते हैं, दे लाइक टू बी प्रॉपरली ब्रीफ। तो ट्रंप जरा वक्री टाइप के लीडर हैं, तो वो मेरा ख्याल है कि ब्रीफिंग्स और इस तरह की चीजों पे ज्यादा यकीन नहीं रखते और अपनी मर्जी ही करते हैं, और उससे चाहे मुल्क को जितना भी नुकसान हो, दे डोंट गिव अ डैम। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है सर। लेकिन सर भारत जो है उसको इस तरह से साइडलाइन कर देना या हार्ड टाइम देना जो है, वो क्या इस वक्त जरूरत महसूस हो रही है आपके ख्याल से ट्रंप को? क्योंकि इनकी तो बहुत दोस्ती रही है, जब कभी डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए हैं तो हमेशा पीएम मोदी हो या भारत की गवर्नमेंट हो, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है ट्रंप को। जी सपोर्ट तो किया। आज मैं एक इंडियन के साथ बात कर रहा था, सुनील शरण, ही इज एन अमेरिकन सिटीजन बट ही लिव्स इन दिल्ली दीज डेज। तो वो ये कह रहे थे कि बड़ी वजह शायद नाराजगी की ये है कि इंडिया ने प्रेसिडेंट ट्रंप की जो नॉमिनेशन है एज अ नोबेल प्राइज कैंडिडेट, उसको सपोर्ट नहीं किया, तो उसका शायद वो बुरा मान गए हैं। अगर ये बात है तो ये तो बड़ी पैटी रीजन है। तो नोबेल प्राइज का तो उन्होंने खुद भी कह दिया था कि ये सिर्फ लिबरल लोगों को मिलता है और वो अपने आप को लिबरल नहीं समझते। तो अब जो है, जैसे मोहित पीरजादा ने कहा था कि भाई काफी हो गया, अब रियलिस्टिक डैमेज असेसमेंट दें, ऑनेस्ट जो है असेसमेंट दें कि क्या नुकसान आपका हुआ, क्या दूसरी साइड का नुकसान हुआ। तो उस पर आने के बजाय, और हमारे बड़े बड़े जर्नलिस्ट भी जो हैं इस दफा, उनकी भी अप्रोच बहुत मुख्तलिफ थी। इवन नजम सेठी को आप देख लें, बाकी लोगों को देख लें जिनसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ा हट के बात करेंगे, वो भी यही कह रहे थे कि जी ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। 9/11 को भी कह दिया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। ये जो हमास का हमला था 7 अक्टूबर वाला, उसको भी कह दिया कि ये भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। तो भाई फिर क्या पीछे क्या रह जाता है? आप जब इंडिया से ये क्लेम करते हैं, डिमांड कि भाई आप एविडेंस दें हमें, तो वो भी तो आपसे कह सकते हैं ना कि आप इस बात की एविडेंस दें कि कैसे ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। मतलब जो आप मयार दूसरी पार्टी के लिए मुकर्रर कर रहे हैं, आप पे वो क्यों अप्लाई ना किया जाए? अगर इंडिया की बात करें, मोदी साहब जो है वो बड़े बड़े फ्रांस को बुला रहे हैं, जर्मनी को बुला रहे हैं। यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। अफगानिस्तान ने इंडिया को वखान कॉरिडोर के करीब 2 एयर बेसिस तक बिला रोक टोक रसाई दे दी है, जिसके बाद अब इंडिया इन एयर बेसिस को बगैर किसी पाबंदी के अपने इस्तेमाल में ला सकता है। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान का सिर्फ एक ही मुतालिबा था कि अफगानिस्तान की जमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। मगर जब 2 एयर बेसिस इंडिया को मिल गई हैं, बदख्शां और फैजाबाद एयर बेसिस, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं बड़े बड़े स्टेट गेस्ट बुला रहे हैं, हम किसको बुला रहे हैं? भगोड़े को। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान दुश्मनी की इंतहा कर दी। टाइमिंग इज इम्पोर्टेंट। ऐसे वक्त में इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, और अफगानिस्तान की जो भारत के साथ मामलात और फिर कराबतदारी, इन एयर बेसिस को इंडिया किस तरीके से इस्तेमाल करेगा, किसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा? अहम बात यह है कि जब से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत आई है, एक चीज को नोट किया गया है कि इंडियन की जो प्रेजेंस है वो अफगानिस्तान में बड़ी तेजी से बढ़ रही है। ये तो अभी इस जंग में हिंदुस्तान का साथ दिया है, इस जंग में वो पाकिस्तान में आ गया, उल्टा वो अब पाकिस्तानियों के पांव पे कुल्हाड़ी मार रहा है। वो कह रहा है कि इंडिया वाले 100,000 टाइम बेहतर है, जो मुझे प्यार देते हैं। इंडिया 1000 टाइम बेटर देन पाकिस्तान। एज अ स्टेट गेस्ट हमें जूते लगा रहे हैं। अफगानिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन अब आप अगर आगे देखें को पाकिस्तान के ताल्लुकात इंडिया से जरा भी अच्छे नहीं है।
लेकिन इंडिया की जो प्रेजेंस है वो अफगानिस्तान में दिन ब दिन वो सामने आ रही है कि इस सूरत हाल में इन एयर बेसिस को, जबकि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इस वक्त शदीद कशीदगी है, ये एयर बेसिस कौन कौन सा गुल नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर अफगानिस्तान से जब इंडिया निकला था तालिबानों का कब्जा करने के बाद, तब पाकिस्तानी बहुत हमको वो ताने देते थे कि भाई इंडिया की 3 बिलियन की, 5 बिलियन की, 10 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट थी वो ज़ीरो हो गई। हालांकि इंडिया कुछ ही समय तक बाहर रहा है, उसके बाद इंडिया ने ऑफिशियली इस गवर्नमेंट को नहीं मान्यता दी है, ना ही कुछ हुआ है, लेकिन इंडिया डायरेक्टली फिर से पहुंच ही चुका था। और ये पाकिस्तानी मीडिया ने भी रिपोर्ट किया था कि भाई इंडिया फिर से अफगानिस्तान के अंदर आ चुका है। और अगर आप देखो तो पिछले कई समय से ये बात हो रही थी, लेकिन अब ये बात आ रही कि अफगानिस्तान के अंदर 2 एयरबेस जो है वो आने वाले दिनों में इंडिया को मिलने वाले या फिर मिल गए हैं, और अब इंडिया वहां आकर बैठेगा। अब ज़रा सोचिए कि इंडिया अफगानिस्तान के अंदर बैठे बैठे इंडिया किस हिसाब से पाकिस्तान के ऊपर नज़र रख सकता है, जो बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर तो बहुत ही गर्म हो रखा है। तो अफगानिस्तान के अंदर अगर जाकर इंडिया बैठता है तो ज़रा सोचिए कि क्या क्या इनपुट्स पाकिस्तान के हमें मिलेंगे, और उसी को लेकर यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, हो सके तो सुपर थैंक्स के जरिए हमें सहायता भी जरूर करें। अफगानिस्तान ने इंडिया को वकान कॉरिडोर के करीब 2 एयर बेसिस तक बिला रोक टोक रसाई दे दी है, जिसके बाद अब इंडिया इन एयर बेसिस को बगैर किसी पाबंदी के अपने इस्तेमाल में ला सकता है। इस हवाले से मिलने वाली इतलात यकीनी तौर पर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में तो इनको दुरुस्त करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इन एयर बेसिस को इंडिया किस तरीके से इस्तेमाल करेगा, किसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा, इन एयर बेसिस को हासिल करने के बाद इंडिया जो है वो कौन कौन सी कार्रवाइयां करेगा, इसके बारे में इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं। और अब जब 2 एयर बेसिस इंडिया को मिल गई हैं, बदख्शां और फैजाबाद एयर बेसिस, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सूरत हाल में इन एयर बेसिस को, जबकि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इस वक्त शदीद कशीदगी है, ये एयर बेसिस कौन कौन सा गुल खिलाएंगी। ना सिर्फ ये, बल्कि इसके साथ साथ इंडिया जो है वो अफगानिस्तान की रियासत हिरात के अंदर भी एक कॉम्प्लेक्स को तामीर कर रहा है, जो बज़ाहिर अफगान हुकूमत के लिए है। अहम बात यह है कि जब से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत आई है, एक चीज़ को नोट किया गया है कि इंडियन की जो प्रेजेंस है वो अफगानिस्तान में बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। पहली बात तो ये है कि आपको याद हो हिस्ट्री, अगर हमारे साथ अगर हम देख सकें तो इंडिया जो है वो हमेशा अफ़गानिस्तान के साथ उसके जो मामलात थे वो कोई इतने मुनासिब नहीं रहे। पर्टिकुलरली आप चले जाएं जिहाद के ज़माने में, जब अमेरिकन अफ़गानिस्तान में तालिबान को सपोर्ट कर रहे थे, तो इंडिया की पोजीशन बिल्कुल एक डिफरेंट थी। और फिर जब अभी अशरफ गनी वगैरह की हुकूमत आई तो इंडिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए अफगानिस्तान के साथ, क्योंकि अमेरिकन सपोर्ट कर रहे थे। अभी जो इंडिया है वो उसने दोबारा अफगान तालिबान के साथ ताल्लुकात ठीक कर लिए। सो अफगान तालिबान के साथ उनके ताल्लुकात पहली दफ़ा ठीक हो रहे हैं। क्या मज़े की बात यह है कि एक वक्त हुआ करता था कि इंडिया के ताल्लुकात अफगान तालिबान से अच्छे नहीं होते थे, और वो इसलिए नहीं अच्छे होते थे बिकॉज पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा गुर्बत थी। लेकिन अब आप अगर आके देखें को पाकिस्तान के ताल्लुकात इंडिया से ज़रा भी अच्छे नहीं है, लेकिन इंडिया की जो प्रेजेंस है वो अफगानिस्तान में दिन ब दिन वो सामने आ रही है। इंडिया की जो अप्रोच रही है रिटर्न ऑफ तालिबान के बाद, वो हमेशा ये रही है कि एक कॉशियस अप्रोच थी, वेट एंड सी की पॉलिसी इंडिया ने अपनाई है, एक प्रैग्मेटिक अप्रोच रखी है, लार्जली सिक्योरिटी कंसर्न्स डोमिनेट रहे हैं। अगर आपको याद होगा कि इंडिया जो है उसने अपना एक NSA लेवल की कन्वर्सेशंस भी रीजन के ममालिक के साथ शुरू की हुई हैं अफगानिस्तान के ऊपर, जिसका पाकिस्तान ने बाइकआउट किया। और पाकिस्तान ने बाइकआउट इसलिए किया कि हम वो समझते हैं कि इट्स नॉट नेसेसरी कि हम इसको ज़रूरी नहीं समझते। अब आप अगर ये देखें कि इंडियंस जो हैं उनके डिप्लोमेट्स कॉन्टीन्यूसली अफगानिस्तान के साथ राब्ते में हैं, और बातें क्या हो रही हैं,
बातें ये हो रही हैं जी कि हम डिप्लोमेटिक आउटरीच बढ़ाना चाहते हैं। पहले पॉलिसी थी वेट एंड वॉच की, एक कॉशियस अप्रोच थी। पाकिस्तान, चाइना, रशिया जो था, इन्होंने अभी तक किसी मुल्क में, चाइना ने रिकग्नाइज कर लिया बिकॉज चाइना ने अफगानिस्तान के एम्बेसडर के डॉक्यूमेंट्स रिसीव किए, लेकिन वो कहते हैं हमने रिकग्नाइज नहीं किया। रिकग्नाइज फिर पता नहीं क्या होगा। और दहशतगर्दी की वजूहात हैं दिस एंड दैट। दूसरा, इंडियंस कहते हैं कि हम अपनी डिप्लोमेटिक आउटरीच बढ़ा रहे हैं। उन्होंने अपनी एम्बेसी दोबारा जून 2022 में खोल ली थी काबुल के अंदर, छोटी टीम थी। और किस चीज़ को फोकस कर रहे हैं? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को देख रहे हैं। मैं आपको बार बार एक चीज़ बता रहा हूँ, देयर वॉज ए टाइम, और वो टाइम ये था कि इंडियंस अफगानिस्तान में घुस नहीं सकते थे और पाकिस्तान जो था वो हर वक्त अफगानिस्तान में बैठा होता था। और कहा जाता था कि जब तालिबान की हुकूमत आई है तो कहा यह जाता था कि शायद पाकिस्तान ही मिनिस्टर्स बनाएगा अफगानिस्तान के अंदर, और तालिबान की अपनी से नहीं। और उस वक्त पाकिस्तान के जो DGISI जो थे, फैज़ हमीद, चले गए वहाँ पे, ये बताने के लिए हमारे तालिबान से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। आज की मौजूदा पाकिस्तान की हुकूमत कहती है कि हमारे जो ताल्लुकात हैं अफगानिस्तान के साथ वो बिल्कुल अच्छे नहीं है। ठीक है ना जी, ये चीज़ वो कहते हैं। सो मुझे जो चीज़ लगती है या जो चीज़ मैं अंडरस्टैंड करता हूँ वो यही है कि वो कहते तो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस हैं, कि काउंटर टेररिज्म कंसर्न्स हैं, क्योंकि इंडिया चाहता है कि अफगान तालिबान जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसमें लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद हो, जो इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हों, उसको देख